तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की 6 या 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न या ऐसे इंपॉर्टेंट परिभाषा। मेरे भाई 6 इंपॉर्टेंट परिभाषा बताऊंगा, वो भी 5-5 नंबर का है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये लगातार आने वाले प्रश्न है, मैं गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूँ। इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे तो आइंस्टीन वाला आ जाए, चाहे तो फिर प्रकाश मैक्सवेल वाला आ जाए, मतलब या फिर प्रकाश का व्यतिकरण वाला आ जाए। मतलब ये 5-6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो लिख के बताता हूँ, लिख के वो आएंगे। जी हाँ सो आइए मैं बताता हूँ, बिल्कुल आंसर सहित मिलेगा। वीडियो क्लिक कर दे गया है ना, तो वीडियो का अंत तक देना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन करेगा कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। ये डायरेक्ट 5 नंबर का आता है, परिभाषा वाला क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्हीं 6 क्वेश्चन तैयार करके जाते हो ना, मैं लिख के लेता हूँ, आप पास हो जाओगे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देखने को मिलेंगे भाई। ठीक, तो मैक्सवेल वाला तो आने ही आना है, लिख के ले लो। दूसरा नंबर क्या है, अगर मान लिया सपोज है कि मैक्सवेल नहीं आया, धोखा दे दिया, तो ये तो जरूर आएगा आइंस्टीन। आइंस्टीन का समीकरण पूरा आंसर बताऊंगा एकदम सटीक से सटीक भाषा में, एकदम शॉर्टकट तरीके में। अगर आप नहीं याद कर पाए ना, तो आज ही याद हो जाएगा। देखो तो यार, तो पहली बात तो देखो तो यार, है ना, क्या लिखा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। ये लिख के ले लो, आइंस्टीन तो गारंटी है, लिख के ले लो कि ये आइंस्टीन आएगा तो आएगा। सपोज डेट में मान लिया आइंस्टीन में नहीं आता, जाने दो, धोखा दे देना। तो ये तीसरा नंबर का समस्थानिक संभारिक का अर्थ लिखिए, ये तो गारंटी है, लिख के ले लो। ये आने वाला क्वेश्चन है, लेसन 13 का है, सबसे लास्ट लेसन का है, ये भी आएगा डायरेक्ट 5 नंबर में। ठीक, चौथा नंबर का है प्रकाश का व्यतिकरण। ये तो भाई बहुत फेमस हो चुका है, प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य है, किसने आवश्यक प्रतिबंध लिखे, गारंटी है, लिख के ले लो यार। मैं बोलता हूँ ना, यही आएगा, लीक हो चुका पेपर आपका। ये 5 की 6 क्वेश्चन जो है ना, एकदम समझ लो मैंने बोर्ड से चुरा लिया है। ये गारंटी है कि ये आएगा तो आएगा, पूरा आंसर सही बताऊंगा। ठीक, 5वां नंबर क्या है, दिक्पात कोण कामा नमन कोण कामा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वाला क्वेश्चन है। ये 5वें चौथे लेसन का है, ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, जो कि आप लोग ने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, आज इसको देख लेना है, 5 नंबर में आता है। ठीक, जो कि 6वां नंबर का है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। इन सब में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो आइंस्टीन है और प्रकाश मैक्सवेल है, ये जरूर आएगा। चलिए मैं ज्यादा देर नहीं करता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ आंसर के साथ। तो बात करने वाला हूँ पहला नंबर। एक चीज और बताऊंगा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 बता दिया है। ठीक, चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर, बायोलॉजी पर, और कमेंट के अनुसार तो सब्सक्राइबर कर लेते हो, तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर आंसर सही। बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन लिखा है कि देखिए मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि सबसे पहले आपको लिखना कैसे है कॉपी में, जो जैसे लिखा है प्रश्न उत्तर नंबर 1 ऐसे ही आपको लिखना है अपने वहां पर बोर्ड की कॉपी में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैंने क्या बोला कि आप बोर्ड की कॉपी जो 32 पेज की रहती है, आपको जब क्वेश्चन ऐसे लिखना रहेगा तो आपको ये तैयार लिखना होगा प्रश्न उत्तर नंबर 1। अब उसके नीचे आपको हेडिंग डालना होगा, जो हेडिंग रहता है ना, जैसे कि किसका हेडिंग क्या पड़ेगा कि मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, ये रही इसका हेडिंग। अब इसके अंदर आपको लिखना क्या है कि देखिए, अब आज ये आंसर, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती हैं। ठीक, होने लगती हैं। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B, विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। बस हो गया, इसे हम मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कहते हैं। हो गया, ओके। इतना लिखने के बाद भी आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, 3 नंबर के लायक हो भी आप। 2 नंबर के लायक आपको ये बनाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे के अभिलक्षण। अभिलक्षण बहुत ही जरूरी है, कम से कम 2 अभिलक्षण तो याद ही होना चाहिए। ज्यादा याद कर लोगे तो नहीं बेहतर होगा, लेकिन मैं जैसे जो बच्चे नहीं तैयार कर पाए हैं तो उनको मैं बताऊंगा 2 ही याद कर लीजिए अभिलक्षण। ठीक, पहला अभिलक्षण वही अभिलक्षण याद करो जो आसान हो याद करने में, पता लगे भूल जाओ ऐन मौके पे। ठीक, तो पहला अभिलक्षण क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित, क्या लिखा है मेरे, त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक, की जाती है। दूसरा नंबर क्या कहना है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होता है या होती है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आपको ऐसे ही हेडिंग डालना होगा प्रश्न उत्तर नंबर 1। इस तरीके से आप लिखते हो ना, तो गारंटी है अच्छा खासा एग्जामिनर नंबर पूरा देता है।
यह लिखने का तरीका है। मैंने भी बहुत सारे पेपर दे रखा हूँ, देता भी हूँ यार, तो मैंने लिखने का तरीका बताया हूँ, ऐसे ही लिखा जाता है। आप अपने स्कूल में पूछ सकते हो, लिखने का तरीका होता अच्छा होना चाहिए ना, तो आप कुछ भी लिख दो यार, पास हो जाओगे। मैं यही हमेशा बोलता हूँ, कापी खाली छोड़ के नहीं आना है। ये गुरु मंत्र मैं ले लो, कापी खाली छोड़ के आओगे तो रेगा हो जाओगे बाबू। खाली खाली छोड़ के तो बिल्कुल ही नहीं आना। आए तो अच्छी बात, लिखते रहो अच्छी राइटिंग के साथ, नहीं आ रहा तो उसको भी आप लिखो अच्छी राइटिंग के साथ। वादा है आप पास हो जाओगे, किसी के माय खिलाल में दम नहीं जो फील करा दे दूंगे। तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। मैं लिख के ले आओ मेरे भाई, लिख के आप ले लो, आप पास हो। बस आप अपने अंदर हिम्मत रखो यार, जोश तो होना चाहिए ना। और पहले से लूज क्यों हो रहे हो यार? इतना पढ़ने के बाद अभी विश्वास नहीं है तो मैं कहता हूँ आप पास हो। एक बार मेरा कहना मान लो कि आप पास हो। इसका रीजन है तो क्या है कि तुमने अच्छे से पढ़ाई कर रखा है, नहीं भी कर रखा है तब भी मैं तरीका बता रहा हूँ कि तुम काफी भरो तब भी आप पास हो। एक बार काफी खाली छोड़ के नहीं आना है, बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये सच है, एकदम सच्चाई है। काफी खाली छोड़ के नहीं आना है मेरे मालिक, कॉपी को भरना है, हर एक क्वेश्चन को पुटअप करना है। ठीक, ध्यान है जैसे कि 5 क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन कीजिए, तो 5 मत कर देना, वहां पर 4 ही करना है, तो नंबर कोई मतलब नहीं लिख लिए। ठीक, तो 4 ही क्वेश्चन लिखो, लेकिन आए ना आए वो बात की बात है, वो हमारी तुम्हारी बात पता है ना, एग्जाम को क्या पता है, उसको ले काली कापी नीली पेन से भरी होनी चाहिए। मैंने ये भी बोला है कि अगर दीर्घ उत्तर प्रश्न हो तो 10 लाइन में कम से कम लिखना है, मतलब 10 मतलब कि 8 लाइन तक होना चाहिए। अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो तो कम से कम 6 लाइन का होना चाहिए। अगर बोला जाए कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो तो 3 लाइन का, अति लघु 3 लाइन के, लघु उत्तरीय 6 लाइन के, 10 और दीर्घ उत्तरीय 10 लाइन का। ये रहा सब तरीका, टिप्स रहे सब पकड़ने का कि एग्जाम में भी नहीं समझ पाए। अब डिपेंड करता है कि वो आप कैसे भरो। तो पहली बात तुम्हें भरो जो था ये सब वो बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर रखे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहा है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो सपोज डेट, तो आपको पहली बात ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, नहीं याद तो रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो बताया ज्यादा बता देंगे तो ओवर हो जाएगा ना स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, अब दूसरा नंबर भी 5 नंबर का होगा। चलिए उसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा क्या है। देखिए आपको हेडिंग डालना होगा, प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा, ये आपका हेडिंग पड़ गया, मतलब प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा क्वेश्चन लिख गया। अब आंसर नंबर क्या लिखना है, उत्तर नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन क्या था, प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण ज्ञात कीजिए, आइंस्टीन का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यही तो पूरा है ना क्वेश्चन। आंसर देख लीजिए, तो बात करता हूँ आंसर क्या हो जाएगा। आपको हेडिंग डालना होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसके अंदर करना किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये रहा आपका आंसर, है ना। अभी इतना लिखना। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, ये मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आया हुआ है, 5 नंबर में आता है। समझ लो, अभी समझा रहा हूँ, समझ जाइए। ठीक, अब आंसर की बात की जाए तो इसके आंसर क्या लिखना है कि आइंस्टीन ने जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ये इतनी लाइन ना जो बंदा चेक करता काफी ना उसको बहुत अच्छी लगती है। लाइन क्या है कि आइंस्टीन ने जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है, कोई प्रकाश की फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है, तो फोटान की ऊर्जा क्या है, 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाता है या बढ़ जाती है। पहला भाग, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, यानी कि W से लिखते हैं। ठीक, दूसरा भाग, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा E के प्रदान करता है। ये तो अभी केवल हमने आंसर इसका लिखा है, अभी इसका समीकरण ज्ञात करना है। मेन चीज तो मेन चीज तो भी बाकी है, लेकिन इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। अभी आपका 3 नंबर पर समीकरण ज्ञात करना होगा ना, है ना। तो चलिए अब बताऊंगा, अभी और बताऊंगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा दोस्तों स्क्रीनशॉट इतना ही ले लिया होगा। चलिए अब इसका हम समीकरण देखते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता हूँ, प्लीज तैयार कर लेना। अब इसके आगे क्या करना है भाई, देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया। ठीक, इतना तक आपने दूसरा भाग, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा E के प्रदान करना है, इतना तो आप लिख लिया। अब आपको हेडिंग डालना है आइंस्टीन के अनुसार, मतलब आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार। अब ये क्या हो जाएगा, HV बराबर W प्लस E के। W क्या है भाई, तो ये देखिए W ये है आपका कार्यफलन, ये देखिए आपका कार्यफलन ये W है। ठीक, यही इसको मिटाना नहीं, W क्या है आपका कार्यफलन है। रही बात के साथ E के क्या है, तो E क्या है, गतिज ऊर्जा, यानी कि दोनों गतिज ऊर्जा जो है दहली आवृत्ति HV है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये चीज आपको समझ लो, चाहे इतना समीकरण जो है आपको रट लो, या चाहे आप समझ लो कि गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन की योग जो होता है वो HV के बराबर होता है। सब इतना क्लियर,
बिल्कुल राइट। अब आपको देखो क्या करना है कि देखिए अब हमें इसको इधर लाना है। अब ला क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर अच्छे खासा दिखाना है। इसको मैंने इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का ई क्या हो जाएगा, बोलो हाँ। इधर क्या लिखा है डब्लू। अब इसको जब आप इधर ला जाओगे बराबर के साथ, क्या हो जाएगा, माइनस का एच बी हो जाएगा। इतना आप समझ गए, बोलो हाँ। अब एक सूत्र होता है यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ई माइनस क्या कर दिया ई के, बोलो हाँ। अभी जो डब्ल्यू लिखना है इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे एच वी नॉट, क्या लिख देंगे एच वी नॉट माइनस क्या लिखा मैंने क्या लिखा मेरे भाई एच वी नॉट। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि ये दहली आवृत्ति जो होता है डब्ल्यू बराबर दहली आवृत्ति सूत्र होता है कि डब्ल्यू बराबर एच वी नॉट। तो यहाँ पर मैंने फायदा उठा लिया मौके के देखते ही, यहाँ पर डब्ल्यू लिखा था, मैंने ये सूत्र लगा दिया किसका, दहली आवृत्ति का, जो कि डब्ल्यू बराबर होता है एच वी नॉट। तो यहाँ पर मैंने रख दिया, बोलो हाँ, मैंने लगा दिया एच वी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमें इसको इधर लाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा करा देंगे किससे, माइनस से। तो एच वी हो जाएगा माइनस एच वी नॉट हो जाएगा। आप देखो देखने में भी अच्छा लगता है, बोलो हाँ। भाई अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए ई के आपको वैसे रहने दो, बोलो हाँ। ठीक, अब इसमें से हमें करना क्या है पता है, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से हमने कॉमन ले लिया एच, अंदर क्या बचा वी माइनस वी नॉट। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ई के बराबर क्या आ जाएगा, एच मतलब ई के जो है आपका गतिज ऊर्जा है यार, ये देखिए गतिज ऊर्जा, ई के बराबर हो जाएगा एच ब्रैकेट के अंदर वी माइनस वी नॉट। ये क्या ले लेंगे हम, समीकरण आपका कैसा बन गया, समीकरण आपका बन गया अभी फर्स्ट, अभी आगे जरूरत पड़ेगा। 11वीं की बात है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना है, के को मान के चलना है ई के बराबर लेना है 1/2 एम और वी स्क्वायर। लेकिन ध्यान में देना है कि वी की जगह लिखना है एम ए एक्स, यानी कि मैक्सिमम अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम मांग चल रहे हैं ना। तो ये आपने कर दिया, बोलो हाँ। ये आपका कौन सा डिप बन गया, समीकरण कैसा बन गया, समीकरण आपका सेकंड बन गया। ये चीज आप कहाँ मैंने सिखाया है, आपको कक्षा 11 में आप पढ़ करके ही आ रहे हो। तो चाहे आप समझ जाओ कि ई के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर, पर ध्यान देना है कि यहाँ पर मैक्स लगा देना। ठीक, आपको क्या लिखना क्या है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को बराबर करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को तुलना करने पर। ठीक, इतना आप लिख दीजिए, बोलो हाँ, तुलना करने पर। ठीक, तुलना का मतलब होता है कि एक दूसरे के बराबर। जैसे ई की जब हम क्या दे सकते हैं, इतना रख सकते हैं, बोलो हाँ। तो एच वी माइनस वी नॉट। ठीक, इधर क्या लिखा है 1/2 एम है ना वी स्क्वायर एम ए एक्स। ये क्या रहा मेरे भाई, यही आपका क्या निकला आप करके, यही आपका तो है एक्सटेंशन कर यार, ठीक है, समीकरण है। अब रही बात कन्फ्यूजन, एक चीज और चल जाती है कि सर एम क्या है, वी क्या है, एच क्या है, वी क्या है, वी नॉट क्या है, इसको भी आप बताइए। तो इसको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए ये क्या था सूत्र, किसका सूत्र पता है, आइंस्टीन का समीकरण, जो कि अभी हमने प्रूव करके दिखाया है। इतना ही करना था। अब देखिए इसमें एच क्या है, तो एच आपका प्लांक का सर्वाधिक नियतांक है। ये सब लिखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेगा भाई। आइंस्टीन का समीकरण आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है, पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेगा कि सर एच क्या है, तो एच आपका प्लांक सर्वाधिक नियतांक है। ये क्या है, वी नहीं है, ये आवृत्ति है, जो कि है ना, ये आवृत्ति किसका है, प्रकाश की आवृत्ति, ये भी आपको लिखना है। देखिए वी ऐसे बनता है, एक वी ये वाला बनता है, इसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो ये क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। वी नॉट क्या है, प्रकाश की देहली आवृत्ति। ठीक, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। वी मैक्स यानी मैक्स होता है मैक्सिमम अधिकतम। ठीक, अब मिनिमम मतलब कम। ये वी मैक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम आवेग है। इतना आप करते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का होगा, नहीं तो अन्यथा नंबर नहीं दे जाएगा। ये यूपी बोर्ड एग्जाम बता रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, खुद तब आपको मिलेगा जब आप इतना पूरा लिखोगे, तब आइंस्टीन का समीकरण समझ गए होंगे। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। चाहते हो कैसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर, तो कमेंट करके सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर देना है, ये आपको करना भी चाहिए यार। चलिए ठीक, तो अब हम कहते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा गया कि समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक किससे कहते हैं, है ना, परिभाषित कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए तो आपको लिखना क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा, ये रहा है हेडिंग बन क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा। क्वेश्चन है लिखना है कि समभारी तथा समभारिक कैसे कहते हैं, ये सब नहीं लिखना है, केवल डायरेक्ट प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा। जब नहीं क्वेश्चन कैसा आता है तब ये सब लिखा जाता है, काफी भरने वाला काम किया जाता है। जब तुम्हें आंसर आता है तो ऐसे लिखिए, आप 5 नंबर पूरा दिया जाएगा अच्छे के साथ। चलिए समस्थानिक डाल दिया हेडिंग। अब इसके अंदर कहना किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि समस्थानिक में प्रोटॉन संख्या तो समान होती है बट न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व के समस्थानिक या फिर समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। ध्यान देना है, इसका दूसरा नाम क्या है, समप्रोटॉनिक। ये समप्रोटॉनिक, तो बात एक ही है, चाहे समप्रोटॉनिक किसे कहते हैं चाहे समस्थानिक किसे कहते हैं, एक ही बात है।
ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो हाइड्रोजन यानी H, देखिए तो 1H1 1H2 1H3 यानी कि क्या बदल रहा है, 3 2 1, यानी कि इसमें कि न्यूट्रॉन संख्या क्या हो रही है, भिन्न भिन्न हो रही है। ठीक, बाकी प्रोटॉन संख्या क्या है, यानी कि प्रोटॉन संख्या क्या है, एक ही है यार, समान है। देखो 1 1 1 8 8 8 बल्कि 16 17 18, न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो रही है। ठीक, तो संभारिक की बात की जाए तो संभारिक बहुत ही ये भी उसका लिखना पड़ेगा, जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, दोनों भिन्न भिन्न है। ठीक, उसे हम संभारिक कहते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 है, दोनों भिन्न भिन्न, यानी कि प्रोटॉन संख्या भी भिन्न है, न्यूट्रॉन संख्या भी भिन्न है, दोनों को भिन्न भिन्न अगर है, भिन्न मतलब कि अलग अलग समझाओ क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है ना, समझ गए होंगे यार। स्क्रीनशॉट का व्यतिकरण, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया कि प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। जी हाँ, ये 5 नंबर का आता है। जैसे दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा 5 नंबर में आता है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो इसका आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या लिखना है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है, कोई प्रकाश से किसी माध्यम में एक साथ चलती है, वही लिखा कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, मतलब कुछ स्थान पर क्या होता है, प्रकाश तीव्रता जो होती है धीमा होता है, वही लिखा है कि न्यूनतम होती है। ठीक, फिर लिखा है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं कहीं पर प्रकाश जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है। ठीक, वही लिखा है कहीं कहीं स्थान प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है तो कहीं कहीं प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। बस इसी ही घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण, मतलब न्यूनतम अधिकतम की घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, पूरा 5 नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप आवश्यक प्रतिबंध नहीं लिखते हो। तब आपको हेडिंग डालना होगा आवश्यक प्रतिबंध, ये हेडिंग पड़ेगी आपकी आवश्यक प्रतिबंध। अब उसके अंदर कम से कम 3 आवश्यक प्रतिबंध तो कंपलसरी है लिखना। पहला आवश्यक प्रतिबंध क्या लिखना है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, जो आवृत्तियां होती है दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होना चाहिए। दूसरा हम करना कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, आवृत्तियां भी बराबर होनी चाहिए, आयाम भी बराबर होना चाहिए। ठीक, तीसरा आइटम क्या लिखना कि दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, इतना आप लिखते हो तब आपको आपके हाथ में 5 नंबर पूरा पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, ये भी बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है अथवा करके। करना क्या है, अगर अभी तक आपने नहीं भी तैयार किया ना तो आज ही अभी तैयार कर लो। करना क्या है, स्क्रीन ऐसा दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कहते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 5वां क्या रही, आपको हेडिंग डालना होगा प्रश्न उत्तर नंबर 5वां। ये 5वां क्या था कि दिक्पात कोण तथा नमन कोण किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, है ना। तो सबसे पहले लिखना क्या होगा, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के प्रमाण। अब नंबर क्या डालना है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, है ना। स्वतंत्रता पूर्वक आप कोई चीज लटकाते हो चुंबक तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता रहता है, तो वही लिखना है। दूसरा नंबर का लिखना है पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे के टुकड़ों का कुछ समय बाद चुंबक बनता है चुंबक बनना या बनता है। ठीक, फिर लिखना है कि चुंबक के मौलिक तत्व क्या है, तो पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, पृथ्वी के इस गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं, समझ गए ना। फिर आपको क्या डालना है, हेडिंग दिक्पात कोण। इसके अंदर क्या लिखना है, पृथ्वी के तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर एवं भूगोलिक यमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इतना करना है। अभी इसका नति कोण बाकी है, यानी कि दिक्पात कोण बताया, अभी एक कोण और बाकी है। पूरा लिखोगे तब आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर पूछ लिया गया इसका सूत्र को निगमन कीजिए, तब फिर आपको निगमन भी करना पड़ेगा। हालांकि निगमन ज्यादा पूछा नहीं जाता है, खाली यही पूछा जाता है दिक्पात कोण तथा नति कोण से आप कैसे समझते हैं, परिभाषित कीजिए, तो 5 नंबर में आता है। लेकिन मैं बताऊंगा अगर निगमन वाला अगर सूत्र को निगमन करने के लिए आ गया तो वो 5 नंबर में आएगा, हालांकि वो नहीं पूछाएगा, यही तो खूबी है। इतना लिखना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना होगा नति कोण। तो सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद क्या लिखना है कि नति कोण, मतलब नति कोण बोलो या फिर नमन कोण बोलो, बात एक ही है। देखो दिक्पात कोण तो लिख दिया, लेकिन नति कोण लिखो, दोबारा आ जाता है। दूसरा नंबर का लिखना है दूसरा ऑप्शन क्या लिखना है, दूसरा नंबर लिखना है कि नति कोण या फिर नमन कोण, बात एक ही है। ठीक, अब चलिए क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यमोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा
क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, इसे हम नतिकोण कहते हैं, नत या नमन कोण कहते हैं। बस इतना ही करना है भाई। तो अब हम कहते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 6 क्या है। 6 में देखिए आपको हेडिंग लगा प्रश्न उत्तर नंबर 6, यही तरह आपको कॉपी में लिखना है वहां पर बोर्ड में, ठीक। फिर क्या लिखना है उत्तर नंबर 6। अब क्या हेडिंग डालना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है, ठीक। इतना लिखने के बाद में भाई कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि वैज्ञानिक लेनार्ड, ध्यान देना क्या लिखा है, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। फिर से सुन रहे, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं, ठीक। पहला नियम क्या दिया गया है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या है इनका कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है क्या, अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्या लिखा इन्होंने, तीसरा नंबर क्या दिया है, इनका तीसरा नियम क्या है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति की बढ़ने पर बढ़ती है, आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है, ध्यान रखना। प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ये रहा महत्वपूर्ण नियम के, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। ये पार्ट 2 है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं जिसमें हमने 3-3 नंबर के बताया, 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन बताए हैं वो पार्ट 1 में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्लेलिस्ट से आप जाके चेक कर लो। ये पार्ट 2 ही है, 5 नंबर वाले मिला है। इससे अच्छा 12 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 3-3 नंबर वाले प्रश्न है वो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक नीचे लगा हुआ है, जाके एक बार चेक कर लेना। वो पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है जिसमें आपको 5-5 नंबर वाले मिले, और पार्ट जो फर्स्ट है उसमें 3-3 नंबर वाले। वो कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्लेलिस्ट से आप जाके चेक कर लो, ठीक। तो आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए तो प्लीज लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट विषय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।